हेलो बच्चों, अब हम सभी टेस्ट हब के नाम से परिचित हो चुके हैं। यह एक ऐसी संस्था है जो बिहार दरोगा और बीपीएससी के लिए एक बहुत ही प्रभावशाली टेस्ट सीरीज लॉन्च की है। इसके पहले टेस्ट के मैथमेटिक्स के सॉल्यूशन हम लोग देख चुके हैं। आज हम लोग दूसरे टेस्ट के मैथमेटिक्स के सॉल्यूशन को लेकर उपस्थित हैं। आइए हम देखते हैं इसके सभी 10 क्वेश्चंस को। यह पहला क्वेश्चन जो है यह लाभ हानि से रिलेटेड है। क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति 16 रुपया में 9 संतरा खरीद कर 20 रुपया में 11 के भाव से बेचता है, प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करें। देखिए, लाभ और हानि जो एक ऐसा शब्द है जिससे हम लोग सभी परिचित हैं। पढ़े लिखे को छोड़िए, बिना पढ़ा लिखा आदमी भी इस शब्द से दिन में अनेकों बार रूबरू होता है। और इस धरती पर ऐसा कोई आदमी नहीं है जो अपने लाभ और हानि के बारे में नहीं समझता हो। ये इतना व्यवहारिक चैप्टर है कि हर कोई इसका आकलन रोज करता है। तो आइए हम लोग भी इसको देखें और समझें। इसमें 2 इम्पोर्टेंट पद होता है। एक होता है खरीद मूल्य, जिसको क्रय मूल्य भी कहते हैं। अंग्रेजी में इसको कॉस्ट प्राइस कहते हैं। और एक होता है विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस। कोई भी वस्तु किस दाम पर हमने खरीदा और किस दाम पर बेचा, इस क्रिया के उपरांत जो रिजल्ट होता है उसी का नाम लाभ या हानि होता है। इस क्रिया के फलस्वरूप प्राप्त परिणाम को ही हम लाभ और हानि के नाम से जानते हैं। अब अगर खरीद मूल्य ज़्यादा है, अब बेचने वाला मूल्य कम हो गया, तो निश्चित रूप से हानि हो गई। अगर हम कम रुपया में खरीद कर ज़्यादा रुपया में कोई चीज़ को बेच देते हैं तो उसको हम लाभ कहेंगे। इसी लाभ को अगर 100 रुपये पर हम कैलकुलेट कर लेते हैं तो वह प्रतिशत के रूप में लाभ या हानि कहलाने लगता है। तो इसका फॉर्मूला होता है लाभ या हानि, जिसको हम समझेंगे कि कितने में खरीदे और कितने में बेचे तो हमको कितना लाभ और कितना हानि हुआ। बाटा क्रय मूल्य गुना 100, यही फॉर्मूला है प्रतिशत लाभ या हानि कैलकुलेट करने का। चूंकि क्रय मूल्य के रिस्पेक्ट में ही हम लाभ और हानि का परसेंटेज निकालते हैं, इसलिए क्रय मूल्य को हम नीचे रखते हैं। किनने और बेचने के बाद कितना लाभ या हानि हुआ इसको ऊपर रखते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमको प्रतिशत के रूप में लाभ और हानि निकल जाता है। और सिर्फ अगर सब्सट्रैक्ट करते हैं, घटा देते हैं, तो वह एक्चुअल लाभ और हानि मिलता है। अगर हम इसको इस सूत्र में बैठा देते हैं तो प्रतिशत के रूप में वही चीज़ प्राप्त हो जाता है। एक और बात है कि कभी कभी वस्तुओं को वस्तु के रूप में ही खरीदा और बेचा जाता है, वहाँ रुपये का महत्व गौण हो जाता है। वहाँ लाभ और हानि का कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं उसको हम समझेंगे। एक तो ये इंपॉर्टेंट सूत्र हो गया, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट कर सकते हैं। अब दूसरे टॉपिक को हम लोग समझे। मान लीजिए कि हमने 1 रुपया में 12 नींबू खरीदा, अब 15 नींबू बेच दिया 1 ही रुपया में। 1 रुपया में 12 नींबू क्रय किया और 1 रुपया में 15 नींबू बेच दिया, विक्रय कर दिया। देखिए, यहाँ अब रुपये से मतलब नहीं है,
यहां लाभ और हानि वस्तु के रूप में हो गया। 1 रुपया का 12 खरीदा और 1 रुपया का 15 बेच दिया, यानी कि 3 नींबू हम अपने पॉकेट से दे दिए, घर से अपने दिए, तो ये हानि हो गया। तो जब इस हानि का कैलकुलेशन हम करते हैं तो कितने का हानि हुआ? 3 का हानि हुआ। कितने पर? अब ये मत कहिएगा कि क्रय कितने पर किए हैं। जब वस्तु के रूप में होता है तो विक्रय वस्तु के सापेक्ष लाभ या हानि निकलता है। रुपया में होता है तो क्रय मूल्य के सापेक्ष निकाला जाता है, और जब वस्तु के रूप में होता है तो विक्रय वस्तु के सापेक्ष निकाला जाता है। तो ये 15 के सापेक्ष निकलेगा, और इसमें अगर 100 से गुना कर देंगे तो यह प्रतिशत हो जाएगा। 3 5 15, 20 5 100, यानी कि 20% की हानि हो जाएगी इस सौदे में। अगर यहाँ हम क्रय मूल्य, क्रय वस्तु को नीचे लिख देते तो यह गड़बड़ हो जाता। तो ध्यान रखना होगा इसमें 2 ही बात, कि जब भी वस्तु के रूप में लाभ और हानि को परसेंटेज में निकालना होगा तो विक्रय वस्तु के सापेक्ष। देखिए, इस तरह का क्वेश्चन बीपीएससी में अनेकों बार पूछा गया है, और हमको जहाँ तक याद है कि 66वीं या 67वीं में ही ये क्वेश्चन पूछा गया था, और बहुत सारे लड़के इसको गलत करके आए थे। तो ये ध्यान देने योग्य बात है, और इस पर हमेशा ध्यान देना चाहिए। तो हम लोग आए यहाँ देखें इस सवाल को। यह सवाल जो है 16 रुपया में 9 संतरा खरीदा गया, 11 रुपया में 20 रुपया में 11 संतरा बेचा गया। तो हमको लाभ या हानि निकालना है। देखिए, इसका सीधा ट्रिक है कि या तो आप रुपया को बराबर कर दीजिए, और नहीं तो आप वस्तु को बराबर कर दीजिए। किसी एक को बराबर करिएगा, सवाल इजी हो जाएगा। एक और बात, अगर वस्तु के रूप में लाभ हानि कैलकुलेट करना चाहते हैं तो रुपया को बराबर कर दीजिए, और रुपया के रूप में अगर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो वस्तु को बराबर कर दीजिए। दोनों से करके देख सकते हैं। आइए हम लोग वस्तु को बराबर करके देख लेते हैं। तो अगर 11 और 9 का एलसीएम ले लेंगे और उतना गुना कर देंगे तो पता चल जाएगा। तो अगर इसमें हम 11 से गुना कर देंगे तो इधर भी करना पड़ेगा 11 से गुना। इसमें अगर 9 से गुना कर देंगे तो इधर भी करना पड़ेगा 9 से गुना। अब देख लीजिए, 11 99, 11 99, ये 99 संतरा हमने कितना रुपया में खरीदा? 11 6 66, 11 6 17, 176 रुपया में। 176 रुपया में हमने 99 संतरा खरीदा, और 180 रुपया में बिस्नावा असील से देख लीजिए, 180 रुपया में 99 संतरा बेचा। वस्तु बराबर हो गई, वस्तु बराबर हो गई। तो अब देख लीजिए, 176 की चीज आपने 180 में बेच दिया, आपको लाभ हो गया 4 रुपया। तो आपको 4 रुपया लाभ हो गया। तो बस वही बात, लाभ बाटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य आपका 176 है। अब प्रतिशत में निकालना है तो 100 हो गया। कटाइए, 44 मर्त में, फिर 4 से कटेगा 11 चौक 44 और 25 चौका 100, 25 बाटा 11, यानी कि 2.3/11% लाभ। देख लीजिए, हमारा विकल्प जो पहला है यह 2.3/11% है, यही इसका सही आंसर है। इस तरह से बहुत इजी सवाल है। या तो वस्तु को बराबर करिए या रुपया को बराबर करिए। रुपया को बराबर करके भी आप बना सकते हैं, जैसे कि हम लोग देख लें इसी सवाल को।
16 रुपया में 9 संतरा खरीदा गया। अब 20 रुपया में 11 संतरा बेचा गया। देखिए, और रुपया को बराबर करेंगे तो इसका एलसीएम 80 हो जाएगा। 16 20 का एलसीएम 80 हो गया, तो आप 5 से गुना कर दीजिए, 80 हो गया। इसमें 4 से गुना कर दीजिए, 80 हो गया। तो इसमें 5 से गुना करिएगा तो ये कितना हो गया, 9 5 45। इसमें 4 से गुना करिएगा तो 11 4 44। देखिए, ये हो गया 80, यानी कि 80 रुपया में आपने 45 संतरा खरीदा था और 80 रुपया में आपने 44 संतरा बेच दिया। एक संतरा आपको फायदा हो गया, एक संतरे की फायदा हो गई। कितने पर? ध्यान दीजिएगा, 45 पर नहीं, 44 पर वस्तु का लाभ हो रहा है। तो विक्रय वस्तु के सापेक्ष हम लोग लाभ निकालते हैं। तो 44 बेचने पर फायदा हुआ, तो 1/44 आप प्रतिशत में निकालना है तो 100 से गुना, 25 चौका 100, 11 चौक 44, 25/11 यानी कि 2.3/11% लाभ। तो चाहे आप रुपया को बराबर करके बनाइए या आप वस्तु को बराबर करके बनाइए, लाभ कैलकुलेट करना इजी हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को समझें। चले अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखें। ये विभाज्यता के रूल पर आधारित है। क्वेश्चन दिया गया है कि 8A5146B ये 88 से पूर्णतः विभाजित है, तो A गुने B का वैल्यू क्या होगा? तो देखिए, ये 88 से पूर्णतः विभाजित है, इसका मतलब ये हो गया कि 11 और 8 दोनों से विभाजित होगा। तो इस पर हम 11 और 8 के विभाज्यता का रूल लगाएंगे। पहले हम 8 के विभाज्यता के नियम को देखेंगे। 8 के विभाज्यता का नियम है कि किसी संख्या का अंतिम 3 अंक अगर 8 से डिवाइड हो जाए तो पूरी संख्या 8 से कट जाती है। तो अंतिम 3 अंक को हम देखेंगे। अगर हम 46B में 8 से भाग लगाएंगे तो 8 5 40, 6। अब B यहाँ उतरेगा, तो B के स्थान पर हम कौन डिजिट रखेंगे, कौन अंक रखेंगे कि 8 से पूरा भाग लग जाए? अगर हम 0 रखते हैं तो 60 हो जाएगा, नहीं कटेगा। 1 रखते हैं तो 61 होगा, नहीं कटेगा। 2 रखते हैं तो 62 होगा, 8 से नहीं कटेगा। 3 रखते हैं तो 63 होगा, नहीं कटेगा। 4 रखेंगे तो 64 होगा, ये 8 मर्त में कट जाएगा। इसका मतलब हुआ कि B के स्थान पर 4 होगा। तो अब हम लोग B को 4 से रिप्लेस कर देंगे, यानी कि B के स्थान पर हमारा 4 आ गया। ये क्लियर हो गया। अब ये पूरी संख्या 11 से कैसे कटेगी इसकी जांच करनी है। एक की जगह पर हम क्या रख दें कि ये 11 से पूरी संख्या कट जाए। तो 11 के विभाज्यता का नियम यह है कि अल्टरनेट डिजिट को हम जोड़ते हैं, एक छोड़कर जोड़ते हैं। जैसे इसको इसके साथ जोड़ेंगे, इसको इसके साथ जोड़ेंगे, इसको एक एक छोड़कर, और फिर इसको और इसको एक एक साथ जोड़ेंगे। एक को और 6 को एक साथ जोड़ेंगे। 8 को, 5 को, 4 को और इस 4 को एक साथ जोड़ेंगे। तो इसको जोड़ेंगे तो हम कितना होगा, इसका जोड़ 21 होगा। इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, 7 + A होगा। इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे। ये दोनों का डिफरेंस अगर 0 आ जाए, 0 आ जाए या 11 से कटने वाला आ जाए तो हम कहेंगे कि पूरी संख्या 11 से कट जाएगी। तो देखिए, अगर A के स्थान पर 0 रखेंगे तो ये 7 हो जाएगा। 21 में से 7 घटाएंगे तो 14 होगा, जो 11 से नहीं कटेगा। अब अगर हम 1 रखेंगे तो ये 8 हो जाएगा।
21 में से अगर 8 घटेगा तो 13 बचेगा, 13 भी 11 से नहीं कटेगा। इस तरह से अगर हम 3 रखते हैं तो 7 3 10 हो जाएगा। 21 में से 10 घटेगा तो क्या बच जाएगा? 11, और 11 11 से कट जाएगा। इसका अर्थ यह हुआ कि एक जगह पर हमको 3 रखना है। अगर एक जगह पर 3 रख देंगे तो ये 11 से भी कट गया और 8 से भी कट गया। तो जब 11 से भी ये संख्या कट जाएगी और 8 से भी कट जाएगी तो दोनों के गुणनफल यानी कि 88 से भी कट जाएगी। तो ये 88 से कटने वाली संख्या हो गई। इसमें ए के जगह बी के जगह पर यह 4 आया है और ए के जगह पर यह 3 आया है। यही ए था, यहाँ बी था। अब हमको ए गुना बी का वैल्यू निकालना है, तो 3 चौका 12 यानी कि इसका गुणनफल 12 होगा। विकल्प डी सही जवाब है इसका। चलिए अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखें। तो चलिए अब हम लोग इस सवाल को देखें। ये भी लाभ हानि का क्वेश्चन है। एक बेईमान दुकानदार वस्तु को क्रय मूल्य पर 6.25% हानि सहकर बेचता है, परंतु वह 12.5% कम तौलता है। उसका प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करें। देखिए, एक बात आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि पुनः लाभ और हानि का सवाल आ गया कि आप बीपीएससी या एसआई में एक ही साल 2 लाभ हानि या परसेंटेज का सवाल रहता है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। चूँकि हम लोग अभी सेक्शनल टेस्ट ले रहे हैं और इस टेस्ट का सिलेबस डिफाइन था कि इसमें प्रॉफिट लॉस, परमुटेशन कम्बिनेशन, नंबर सिस्टम, ये सब सवाल रहेंगे। इसलिए यहाँ दूसरा सवाल भी हम लोग को लाभ हानि को देखने को मिल गया। आइए हम लोग इसको देखते हैं। देखिए, वही सवाल है जो पहला सवाल हम लोग लाभ हानि का बनाए हैं। ये कोई दूसरा सवाल नहीं है। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफिकेशन करना है। पहले हम लोग 6.25% का भिन्न बना देंगे तो और आसानी से ये हो जाएगा। 6.25% का भिन्न होता है 1/16। अगर नहीं जानकारी है तो इसको हल कर लीजिए। 6 चौका 24, 25/4। 25/4% का मतलब हुआ बटा 100। 25 चौका 100, 1/16। इसी तरह 12.5% का मतलब हुआ 1/8। 12 दूना 24, 25/2 गुना बाटा में 100। 25 चौका 100, 4 दूना 8, 1/8। तो अगर हम लोग इसको फ्रैक्शन में बदल कर अब बनाएंगे तो और आसान हो जाएगा। तो देखते हैं हम। अब 6.25% हानि पर कोई चीज बेचा जाता है। इसका मतलब कि 1/16। कोई चीज अगर 16 रुपया में खरीदी गई तो वह 1 रुपया हानि सहकर बेचेगा, यानी कि 15 रुपया में बेचेगा। माने अगर सीपी है 16 तो एएसपी होगा 15। 6.25% लॉस पर बेचने का मतलब यही हुआ कि 16 रुपये के चीज को खरीदकर हम 15 रुपये में बेच दिए। अब 12.5% का मतलब हुआ 1/8। 1/8 का मतलब कि 8 केजी अगर हमने कोई चीज लिया तो हमने उस पर 1 किलो कम तौलकर 7 केजी ही दिया। 8 केजी के चीज को हम 7 केजी दिए। कहे कि 8 केजी दे रहे हैं और नकली बटखारा का प्रयोग करके हमने 7 केजी उसको दे दिया। यही सवाल है। तो अब देखिए, 16 रुपया में मान लीजिए कि वह 8 केजी खरीदा था, लेकिन 15 रुपया में ही 8 केजी वो बेचने की घोषणा करता है, लेकिन तौलते समय 7 केजी ही देता है। यही सवाल है। यानी कि 16 रुपया में 8 केजी खरीदा, अब 15 रुपया में
7 केजी बेचा? यही सवाल हो गया। 16 रुपया में 8 केजी खरीद कर लाया और वह कहने को तो कहता है कि हम 15 रुपया में 8 केजी दे देंगे, लेकिन जब तौलता है तो 15 रुपये में वो कितना केजी देता है? 7 केजी देता है। तो यही अब सेम वही सवाल आ गया, या तो वस्तु को बराबर कर दीजिए या रुपया को बराबर कर दीजिए। अगर मान लीजिए कि वस्तु को बराबर करते हैं तो इसमें 7 से गुना कर देंगे, इसमें 8 से गुना कर देंगे। अगर इधर करेंगे तो इधर भी करेंगे। तो देखिए ये क्या हो गया? 56 केजी हो गया। ये क्या हो गया? ये भी 56 केजी हो गया। ये क्या हो गया? 112 रुपया हो गया। ये क्या हो गया? 120 रुपया हो गया। अब देखिए 112 रुपया में 56 केजी खरीदा और 120 रुपया में 56 केजी बेच दिया, यानी कि 8 रुपये का फायदा हो गया। अब उसका प्रतिशत लाभ क्या हो गया? 8 रुपया। कितने पर? 112 रुपये पर। क्रय मूल्य से लेंगे 112 पर। प्रतिशत में निकालना है तो 100 से गुना कर देंगे, कटा देंगे। 14 8 बढ़ोतरा से, फिर 7 दूना 14, 50 दूना 100, 50/7 यानी कि 7.1/7% प्रॉफिट हो गया। ये लाभ हुआ, क्योंकि 112 रुपया में खरीदा था, 120 रुपया में बेचा था, तो उसको 8 रुपये का लाभ हुआ था। इस तरह से हमारा विकल्प बी जो है यह सही है। अब अगला चौथा क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन हम लोग चौथा क्वेश्चन अब देख रहे हैं। प्रथम 10 ऋण संख्याओं का माध्य क्या होगा? 12.7, 12.8, 12.9, 12.5। इसमें से हमको चुनना है सही जवाब। ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये टेस्ट फर्स्ट में भी यह क्वेश्चन था। इसमें माध्य निकालना है। माध्य का मतलब होता है औसत। माध्य कहिए या औसत कहिए, मीन कहिए या एवरेज कहिए, एक ही बात है। देखिए औसत जो प्रश्न है औसत का, यह बड़ा खतरनाक भी है। इसको कभी कभी अगर आप व्यवहार से जोड़िएगा तो यह आपको बहुत डैमेज भी कर देता है। जैसे मान लीजिए कि हम अगर कहते हैं कि 5 और 7 का औसत क्या होगा, तो हम लोग इसका जवाब देते हैं कि 5 और 7 को जोड़कर, चूंकि यह 2 गो चीज़ है, तो भाग दे दीजिए 7 5 12/2, यानी कि औसत 6 हो जाएगा। और मान लीजिए किसी नदी को पार करना है और उस नदी की कहीं 7 फीट गहरी है और कहीं 5 फीट गहरी है। आदमी मान लीजिए 5-6 फीट 1 इंच का है, तो वो आदमी कहेगा कि इसका एवरेज तो 6 फीट ही हुआ, तो हम तैरना नहीं भी जानते हैं तो पार कर जाएंगे। औसत निकाल कर अगर तैरना स्टार्ट करेगा तो डूब जाएगा। इसलिए इसको अगर व्यवहार से रिलेट करते हैं तो सावधानी रखना बहुत ज़रूरी है। यहीं अगर किसी खेत का मेजरमेंट करते हैं और उसकी लंबाई चौड़ाई भिन्न भिन्न एंगल पर होता है, तो उसको आप 2 जगह 3 जगह नाप कर एवरेज निकाल कर उसका सही लंबाई या चौड़ाई प्राप्त कर सकते हैं। वहाँ यह काम कर देगा, लेकिन नदी पार करने पर आप खतरा में पड़ जाएंगे। इसलिए ध्यान देना है। एवरेज तो बहुत अच्छा चीज़ है, लेकिन समझकर इस्तेमाल करना है। तो आइए यहाँ हम लोग देखते हैं। यहाँ प्रथम 10 ऋण संख्याओं का माध्य निकालना है। ऋण संख्या के बारे में हम लोग पहले भी जान चुके हैं कि सबसे छोटी ऋण संख्या 2 होती है। ऋण संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं। तो हम लोग 2 से ऋण संख्या 10 को लिखेंगे। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 29 और इस सब को जोड़कर 10 से भाग दे देंगे। 9 9 18, 18 और 7 25, 25 और 3 28, 28 से 29, 29 और 7 19 के बाद 23 प्लस 29। इस तरह से 10 से हम भाग दे देंगे, जोड़ेंगे तो 9 3 12, 12 9 21, 21 7 28, 28 3 31, 31 1 32, 32 7 39,
39 5 44, 44 और 3 47 और 2 49, 49 के 9, हासिल 4, 4 2 6, 2 8, 1 9, 1 10, 1 11, 1 12। 10 से भाग देना बिल्कुल आसान है, एक अंक के बाद पॉइंट लगा देते हैं, यानी कि ये 12.9 प्रथम 10 ऋण संख्याओं का माध्य हो गया, जो विकल्प नंबर सी में है। यह विकल्प नंबर सी सही है। एक और भी चीज यहां हम लोग समझ लें, अगर इसी 10 संख्याओं की माध्यिका पूछता मीडियन, तो हम लोग कैसे निकालते? मीडियन का मतलब होता है बिल्कुल बीच का पॉइंट। तो बीच का पॉइंट अगर संख्याओं की संख्या अगर विषम होगी तब तो बीच में एक संख्या मिलेगी, लेकिन संख्याओं की संख्या अगर सम होगी तब तो बीच में दो दो संख्याएं मिलेगी। जैसे यहाँ 10 संख्या है तो बीच में तो 2 गो मिलेगा, 11 और 13, 4 इधर से हट गया, 4 इधर से हट गया, बीच में 2 आ गया। तो अब इसका मिड पॉइंट निकालने के लिए इन दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे देते हैं। 11 और 13 का 24 हुआ, 24 का आधा 12, माने 11 और 13 के बीच में 12 पड़ेगा। तो इसका मीडियन होगा 12, लेकिन मीन होगा 12.9। यह ध्यान दीजिए, कभी कभी आपसे मीडियन भी पूछ सकता है। और मीडियन निकालने के लिए पहला जो काम है करना है कि दिए गए डाटा को असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाकर तब उसका मिड पॉइंट खोजना चाहिए। यह ध्यान देने योग्य बात है। बढ़ते हुए क्रम और घटते हुए क्रम में सजाकर तब हम लोग उसको देखेंगे। गाइड शब्द के अक्षरों से कुल सार्थक या निरर्थक कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, ये क्वेश्चन है। ये तो देखिए परमुटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, जो कि स्टार्ट होता है आईएससी से पढ़ाना। आईएससी के नीचे जो लड़के मैथ सिर्फ पढ़े हैं उनके लिए तो थोड़ी कठिनाई है, लेकिन इसको रीजनिंग में भी पढ़ाया जाता है और बिना फार्मूला का भी बनता है। वैसे भी आप बना सकते हैं, लेकिन कुछ समय ज़्यादा लगेगा। लेकिन अगर आप परमुटेशन का सवाल जानते हैं, परमुटेशन पढ़े हैं, उसके सूत्र को जानते हैं, तो आसानी से बना देंगे। जैसे इसमें 1 2 3 4 5 लेटर है। अब 5 लेटर को, सभी लेटर को लेकर हमको सजाकर शब्द बनाना है, तो इसका सीधे जवाब हो जाएगा फैक्टोरियल 5। फैक्टोरियल एक नया शब्द आपके सामने आया होगा। फैक्टोरियल का मतलब होता है क्रमागत गुणन। अगर फैक्टोरियल 5 है तो 1 से लेकर 5 तक के गुना। फैक्टोरियल 4 है तो 1 से लेकर 4 तक का गुना, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4, इसी को फैक्टोरियल कहते हैं। 5 है तो इसका मतलब हुआ 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5। इतना लिखिए, या इसी का शॉर्ट फॉर्म ये है जिसको हम लोग फैक्टोरियल पढ़ते हैं। तो 5 का 20, 20 60, 60 दूना 120। यानी कि गाइड शब्द के अक्षरों से अगर हम सजाकर शब्द बनाएंगे तो 120 शब्द बनेंगे। हो सकता है कि बहुत से ऐसे शब्द हो जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता हो, कुछ ऐसे भी शब्द होंगे जिसका अर्थ निकलता हो, लेकिन कुल 120 शब्द होंगे। यही इसका जवाब हुआ। अगर मान लीजिए कि आप परमुटेशन के सूत्र को, कॉम्बिनेशन के सूत्र को नहीं जानते हैं, तो आप क्या करिएगा? एक 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये 5 गो जगह है जहां आपको इसको सजाकर शब्द बनाना है। मान लीजिए कि हमने यहां जी को फिक्स कर दिया, हम जी को नहीं छू रहे हैं। इसके बाद ये 4 गो को हम सजा रहे हैं। 4 गो में भी हम यू को यहां रखें पहले, तो आई डी ई या डी ई आई या आई ई डी या डी आई ई, फिर डी आई डी ई को रखकर आप देखेंगे ई डी आई
EID 1 2 3 4 5 6 शब्द बन गया। सिर्फ अभी इसको हम छोड़ देते हैं, सिर्फ यू को यहां फिक्स किए हैं तो 6 शब्द बना। इसी तरह अगर आई को फिक्स करके 3 को वेरिएबल करेंगे तो फिर 6 बनेगा, फिर डी को यहां फिक्स करके करेंगे तो फिर 6 बनेगा, फिर इसको करेंगे तो फिर 6 बनेगा। तो ये कितना होगा? 24। अब 24 एगो को यहां करने पर 24 बना। इसी तरह अगर यू को फिक्स करेंगे यहां तो 24 बनेगा, आई को फिक्स करेंगे तो 24 बनेगा, डी को यहां रख देंगे तो 24 बनेगा और ई को यहां रख दे तो यानी कि 5 बार 24 को बनेगा, यानी कि 120। ऐसे भी आप समझ सकते हैं। ये थोड़ा ज़्यादा समझने का चीज़ है। अगर आप परमुटेशन जानते हैं तो बिल्कुल आसानी से 1 सेकंड में बन जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखें। हाँ ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हम लोग छठा क्वेश्चन देखेंगे। इसमें है 3107 से 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है। देखिए ये भी परमुटेशन कॉम्बिनेशन का सवाल है, लेकिन हम लोग प्रयास करेंगे कि अभी उसको दरकिनार करके आए आपको जनरल तरीके से इसको फिर से बताएं। ये एक अच्छी बात हो गई कि फिर उसी तरह का सवाल एक आपको मिल गया। तो आइए हम लोग देखते हैं। 4 अंकों की संख्या बनाना है और 4 अंक दिए गए हैं। ये चारों बॉक्स में जैसे हम अंक सजा देंगे तो एक संख्या का निर्माण हो जाएगा। एक बात ध्यान देने की जरूरत है कि अगर हम इस किनारे 0 को रख देंगे तो ये संख्या 4 अंक की नहीं होगी बल्कि 3 अंक की होगी। इसलिए ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ 0 न आए, नहीं तो संख्या 4 अंक की नहीं बनेगी। तो अब देखिए यहाँ अगर हम देखिए फिर उसी तरह से हम आपको बताते हैं। यहाँ हमने 3 फिक्स कर दिया, 3 फिक्स कर दिया तो अब हमारे पास बच गया 1 0 और 7। इसी 3 गो से हमको बनाना है संख्या। तो देखिए 0 को अगर यहाँ रखेंगे तो 1 7 और फिर 7 1। देख रहे हैं ना, 0 को रखकर। अगर हम 1 को रखेंगे तो 0 7 और 7 0। 1 को रखकर भी 2 और संख्या बन गई 0 कर। अगर हम यहाँ 3 को रखेंगे, 7 को अगर हम रख देंगे तो 1 0 और 0 1। ये हो गई संख्या 1 2 3 4 5 6। सब में 3 है, 3 को हमने फिक्स कर दिया है। 3 3 3 3 3। देखिए सब 4 अंक की संख्याएं हैं जिसमें 3 फिक्स है, बाकी सब बदल रहे हैं। तो 3 को बदल कर कई गो संख्या मिला? 1 2 3 4 5 6। यहां 3 रखेंगे तो 3 को शुरू में हम रखेंगे तो हमको संख्या मिली 6 गो। इसी तरह अगर 1 को शुरू में हम रखेंगे तो संख्या फिर मिलेगी 6 गो। अगर हम 7 को शुरू में रखेंगे तो फिर संख्या मिलेगी 6 गो। इसी तरह से आज 0 को शुरू में हम रख नहीं सकते हैं क्योंकि 3 अंकों की संख्या हो जाएगी, जबकि बनाना है 4 अंकों की। इसलिए ये टोटल संख्या हमारी कितनी हो जाएगी? 18। माने 18 इसका सही विकल्प होगा। अब अगर हम इसी चीज को परमुटेशन के सूत्र से बनाना चाहें तो देखिए इस स्थान को भरने के पास में मेरे पास 3 मटेरियल है। 3 को यहां लिख सकते हैं, 1 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 को यहां लिख सकते हैं,
या 1 को लिख सकते हैं या 7 को लिख सकते हैं। इस स्थान को भरने का तरीका है 3। बाकी है 3 गो स्थान पर कोई भी बचे हुए तीनों में से लिख सकते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं फैक्टोरियल 3। मैंने समझिए कि 3 संख्या है, 3 डिजिट है और 3 गो स्थान है, तो फैक्टोरियल 3 तरीके से सजाते हैं। जैसे उसमें 5 को फैक्टोरियल 5 तरीके से गाइड वाला में सजाए थे, तो ये हो गया 3। इसका मतलब आप लोग जानते ही हैं 1 गुना 2 गुना 3, तो 3 दूनी 6 और 6 तेरी 18। इस तरह से अगर परमुटेशन का ज्ञान रहेगा तो आप आसानी से बनाएंगे। अगर परमुटेशन का ज्ञान नहीं रहेगा तो थोड़ी सी कठिनाई होगी, लेकिन बना दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखें। चलिए ये क्वेश्चन हम लोग देखें 7वां नंबर। निम्नलिखित में से कौन शताब्दी वर्ष लीप वर्ष नहीं है? इसमें चुनना है कि लीप वर्ष नहीं है। अच्छा, लीप वर्ष के बारे में हम लोग जानते हैं कि जो वर्ष 4 से विभाजित हो जाता है उसको लीप वर्ष कहते हैं, लेकिन शताब्दी में यह नियम नहीं लगता है। शताब्दी ईयर में जो शताब्दी ईयर 400 से कटता है वह लीप ईयर कहलाता है। तो देखिए कौन कौन 400 से कट जाएगा। ये 400 से नहीं कटेगा, ये 400 से कट गया तो ये तो लीप ईयर हो गया, जबकि लीप ईयर नहीं है पूछा है तो ये नहीं होगा। ये भी 4 से कट जाएगा, ये भी 4 से कट, यानी कि यही 600 है जो 4 से नहीं कटेगा, यानी कि यही लीप ईयर नहीं है। जो हमको पूछा गया है कि इसमें से कौन शताब्दी वर्ष, सब शताब्दी वर्ष है, लेकिन यह शताब्दी वर्ष जो है 400 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए यह लीप वर्ष नहीं होगा, यानी कि सही विकल्प यही होगा। और सारे शताब्दी वर्ष 400 से कट जाएंगे। अब ये है 67 के पावर 67 प्लस 1 विभाज्य है। इसमें से किससे विभाज्य है यह हमको चेक करना है। देखिए एक फार्मूला आप लोग लिख लीजिए। ये अलजेब्राइक डिविजिबिलिटी रूल है, x पर n प्लस y पर n। यह x प्लस y से विभाज्य होता है। विभाज्य होता है जब n विषम हो। विषम माने ऑड। एक और जान जाइए कि x पर n माइनस y पर n यह भी x प्लस y से विभाज्य होगा। विभाज्य होता है जब n सम हो। अगर n सम है तो x प्लस y से यह विभाजित हो जाएगा। एक चीज और नोट कर लीजिए, x पर n माइनस y पर n x माइनस y से विभाज्य होता है। x माइनस y से हमेशा विभाज्य होता है। उसमें यह नहीं देखना है कि n सम है कि विषम है। x माइनस y से वो विभाज्य होगा ही, लेकिन x प्लस y से विभाज्य कब होगा? जब n सम रहेगा तब। अब प्लस वाला में यह x प्लस y से विभाज्य कब होगा? जब n विषम रहेगा तब। तो देखिए यह सवाल 67 पर 67 प्लस 1 पर 67 लिख सकते हैं। तो x पर n प्लस y पर n इस फॉर्म का है, इस फॉर्म का ये सवाल है। और देखिए यहाँ n विषम है, जो पावर है यह सम संख्या तो नहीं है, यह विषम है, यानी कि यह x प्लस y से कटेगा। तो x प्लस y का मतलब ये x है या y है, बने 67 प्लस 1 से कट जाएगा, यानी कि 68 से कट जाएगा। तो जो चीज़ 68 से कटेगा वो 34 से भी कटेगा, वह 17 से भी कटेगा, क्योंकि 17 चौका 68, 34 दूना 68। वह 4 से भी कटेगा, चार 2 4 7 28, ठीक है। तो इसका मतलब कि इससे भी कट गया, इससे भी कट गया, इससे भी कट गया और इससे भी कट गया। इसका मतलब कि विकल्प ई सबसे सही जवाब है कि यह सभी से डिविजिबल है।
तो इस सूत्र को आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। ये अलजेब्राइक डिविजिबिलिटी रूल है, अलजेब्रा के सवाल इससे बनते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखें। अब हम लोग 9वां क्वेश्चन को देखेंगे। 9वां क्वेश्चन क्या है? एक नौकर को इस शर्त पर रखा गया कि साल भर बाद उसे 900 रुपया वर्दी मिलेगी। उसने 9 महीने काम किया तो उसे 650 रुपया वर्दी मिली, तो वर्दी की कीमत बताइए। कहने का तात्पर्य है कि एक नौकर को रखा गया कि भाई आप 1 साल के लिए रहिए, 1 साल के अंत में आपको 900 रुपया दिया जाएगा और एक वर्दी दी जाएगी। नौकर को 9 महीने के बाद कोई इमरजेंसी हो गई और उसको काम छोड़कर जाना पड़ा, तो मालिक उसको 650 रुपया और एक वर्दी दे दिया। कहा कि यही आपकी मजदूरी हो गई प्रीवियस शर्त के अनुसार। जो शर्त आपके साथ हम तय किए थे उस शर्त के हिसाब से आपको हम 650 रुपया एक वर्दी दे रहे हैं। ये 9 महीना की मजदूरी हुई। तो हमको बताना है कि वर्दी कितने की थी, इसको हम लोग को देखना है। बहुत इजी सवाल है, बहुत आसान है। देखिए 12 माह की मजदूरी क्या उसको मिलेगा? 900 रुपया प्लस वर्दी। यही उसकी मजदूरी है, यही उसका कंडीशन था, इसी शर्त पर वह काम पर लगा। लेकिन 9 माह काम किया तो उसको मिला 650 रुपया प्लस वर्दी। घटा कर देख लीजिए, ये 3 माह हो गया, इसमें वर्दी कट जाएगी घटाइएगा तो आई बचेगा 250। इसका मतलब कि अगर वर्दी का झंझट ना हो तो 3 महीने की मजदूरी होगी 250 रुपया। तो 9 माह की मजदूरी क्या हो जाएगी? 3 गुने 250। 3 महीने की मजदूरी 250 है तो 9 महीने की मजदूरी हो जाएगी 750 रुपया। अब इसी 750 रुपया उसको मजदूरी, यही 750 रुपया उसको देना था। इसी के बदले उसको दिया गया 650 रुपया, एक वर्दी दे दिया गया। इसका मतलब कि वर्दी का कीमत 100 रुपया था। वर्दी किसके बदले दिया गया? 100 रुपया के बदले। 650 आ 100, 750, तो यह 100 नहीं देकर वर्दी दे दी गई, यानी कि वर्दी का कीमत 100 रुपया हुआ। यानी कि विकल्प सी सही विकल्प है। अब अंतिम क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। ये रीजनिंग है। बी ए से बड़ा है परंतु सी से छोटा है, ई से डी छोटा है परंतु ए से बड़ा है। यदि सी आयु में डी से छोटा है तो आयु में सबसे बड़ा कौन है? अरेंज करना है, सिटिंग अरेंजमेंट कर देना है इस शर्त को फॉलो करते हुए। बी ए से बड़ा है और सी से छोटा है, माने ए और सी के बीच में है बी। ए से बड़ा हो गया, सी से छोटा हो गया। क्लियर है? ई से डी छोटा है परंतु ए से बड़ा है। ई से डी, डी जो है यह छोटा है ई से, परंतु ए से बड़ा हो गया। ऐसे कि एक इधर है तो बड़ा हो ही गया। ई से डी छोटा है परंतु ए से बड़ा है, ठीक। यदि सी आयु में डी से छोटा है, सी डी से छोटा है, तो आयु में सबसे बड़ा कौन है? देख लीजिए, सबसे बड़ा ई हो गया, सबसे छोटा ए हो गया। स्पष्ट है। क्वेश्चन को पढ़ते जाना है, अरेंज करते जाना है, आपको आंसर मिल जाएगा। तो इसका डी सही विकल्प है, जिसका जवाब ई है। इस तरह से हम लोग देखें सभी 10 क्वेश्चंस को बहुत आसान तरीके से हम लोगों ने देखा कि इसका सलूशन कितना इजी है। सिर्फ थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत है। और मुझे लगता है कि मैथमेटिक्स का सारा क्वेश्चन आप लोग बना दीजिएगा। थोड़ा सा आप मैथ पर ध्यान दीजिए।
मैथ छोड़कर भागिएगा तो समझिए कि कंपटीशन से दूर है। इसलिए मैथ में रुचि जगाइए, बढ़िया से पढ़िए, और एक एक टॉपिक को हम अलग से आपको वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। एक एक टॉपिक का हम लोग उसको शुरू करेंगे नंबर सिस्टम से, ताकि कोई भी मैथमेटिक्स पढ़ने में आपको किसी तरह का कन्फ्यूजन नहीं हो। आज के सेशन को हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले सेशन में अगले नए ऊर्जा के साथ। धन्यवाद।